और चलिए अब उत्तराखंड की खबरें आपको बताते हैं। नैनीताल में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल हो गया है। 2 दिन पहले वीडियो ब्लॉगर और फोटोग्राफर अमित शाह की मौत हो गई। आरोप यह है कि आधी रात के आसपास अमित शाह की जब तबीयत खराब हुई तो उनके परिजन बीडी पांडे अस्पताल ले गए और जहां पर अस्पताल प्रशासन ने उनको देखने में हीला हवाली की और सुबह होते होते उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुधवार को स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार बीडी पांडे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय अमित के परिवार वालों से भी मुलाकात की। इस दौरान गुस्साए लोगों ने स्वास्थ्य सचिव के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। भेजा है अगर कि बंदे की हालत सीरियस है, वो नहीं बचेगा, तो डॉक्टर खुद यहाँ पे क्यों नहीं आया है? सबसे पहले जिम्मेदारी डॉक्टर की क्या होती है? वो आना, डॉक्टर ने आना और खुद अटेंड करना चाहिए ना पेशेंट को। या आप मैसेज में व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे कि आप इनको हल्द्वानी रेफर, और आप कर भी रहे हो तो फिर आप सुविधा दो ना रेफर करने की। इम्प्रूव करने की और जरूरत है और इसको इम्प्रूव हम लोग कराएंगे। जैसे मैंने बताया, सीएमओ दोनों को तलब किया है मैंने देहरादून, और इसमें जो विस्तृत रिपोर्ट लेके पूरा जो है सिचुएशन सिनेरियो समझकर जो कार्रवाई करनी है और उसके खिलाफ करेंगे, और कोई जिम्मेदार है तो बख्शा नहीं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ चोपता हाईवे पर मक्कू मठ में स्थित दुकानों को प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, जिसके बाद से ही क्षेत्र में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हाईवे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। बीते दिनों यहां प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से कामयाब नहीं हो पाई थी, जिसके बाद मौका देखकर प्रशासन ने देर रात ये कदम उठाया और एक्शन लिया। और पौड़ी के लैंसडॉन से बड़ी खबर है, जहां पर लैंसडॉन के विधायक दिलीप रावत ने पौड़ी के डीएम को चिट्ठी लिखी है और जय हरिखाल के मंजीना में होटल का काम रोकने की मांग की है। होटल पर समरसेबल के जरिए जमीन से पानी निकालने का आरोप लगा है और गांव वालों ने प्राकृतिक जल स्रोत सूखने का आरोप लगाया है। कई गांवों में पानी का संकट भी गहराने का डर है, जिसके बाद स्थानीय बीजेपी विधायक ने डीएम को चिट्ठी लिखी है। और उत्तराखंड में पानी को लेकर कोई पॉलिसी न होने की वजह से भूजल के जमकर दोहन के मामले सामने आते हैं और विरोध भी होता है। एक बार फिर ऐसा होता दिख रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है पौड़ी गढ़वाल जिले से सामने, जिसे लेकर बीजेपी विधायक ने चिट्ठी लिख दी। देखिए, लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत के तेवर दरअसल एक प्राइवेट होटल प्रोजेक्ट को लेकर तल्ख हैं, जो ऐसे इलाके में बन रहा है जहां पानी को लेकर सूखे जैसे हालात हैं। विधायक ने चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, मैंने सरसरी तौर पे अभी माननीय जिलाधिकारी जी को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वहाँ पर कई जो पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई जा रही है और कई जो नियम हैं, कानून हैं, उनको धता बटाकर काम किया जा रहा है। जैसे वहाँ समरसेबल पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, उससे तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो पानी जो उनका प्राकृतिक स्रोत है वो सूख रहे हैं। तो इसी तरह अवैध पेड़ कट रहे हैं। दरअसल लैंसडाउन पिछले कुछ सालों में बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और इसको भुनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। राज्य में पानी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है और यही कमी भूजल दोहन का हथियार बन रही है। होटल हर साल 88 लाख लीटर भूजल निकाल सकेगा। इसको लेकर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले रखा है। भूजल दोहन को लेकर गांव वालों और कांग्रेस को खासी आपत्ति है। पहाड़ों में जगह जगह होटल बन रहे हैं और या सरकार द्वारा या किस विभाग के द्वारा ये इनको परमिशन दिया है, समरसेबल खोदे वहाँ पे। हर गांव के लिए जो पानी का हमारा स्रोत है, सारे स्रोत सूख चुके हैं। समरसेबल खोद करके पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण लगभग 80 ग्राम सभाओं का जो जल स्रोत प्राकृतिक है, चश्मे हैं, उनके सूखने का डर है। ये शिकायत मेरे पास लगातार आ रही थी। इसमें मैंने ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से ये उनको आश्वस्त किया है कि मैं मौके पर आऊंगा, मौके पर जाकर के पूरी स्थितियां देखूंगा और उसके बाद अगर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा।
लेंसडाउन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए भैरवगढ़ी योजना लाई गई थी, जो टूरिस्ट सीजन में हाफ जाती है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष एक सुर में लेंसडाउन को बचाने के लिए मुखर नजर आ रहे हैं, जबकि निर्माण कर रही फर्म के अधिकारी अभिनव नौटियाल का कहना है कि फर्म नियमानुसार कंस्ट्रक्शन कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राजस्थान के दौरे पर थे। यहां पर सीएम धामी पहले बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए, उसके बाद जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने झालावाड़ में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस सरकार में काफी करप्शन हुआ है, केंद्र के पैसों की बंदरबांट हुई। सीएम धामी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से जाने वाली है और बीजेपी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किया है, महापाप किया है। और इस महापाप की सजा राजस्थान की जनता आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करके इसकी सजा देने का काम करेगी। इधर कोटद्वार बंद की अपील का असर आज दिन भर देखने को मिला। कोटद्वार के छोटे बड़े सभी दुकानदारों ने बंद का समर्थन करते हुए दिन भर बाजार बंद रखा, जबकि निजी स्कूल भी इस दौरान बंद रहे। GMOU से लेकर टैक्सी यूनियन ने भी बंद का समर्थन किया और दिन भर गाड़ियों के चक्के जाम रहे। आपको बता दें, 5 मांगों को लेकर बंद बुलाया गया था, जिसमें कोटद्वार से कंडी रोड होते हुए कालागढ़ रामनगर बस सेवा को फिर शुरू करने की मांग थी। वहीं रात के वक्त चलने वाली दिल्ली कोटद्वार ट्रेन को भी चलाने की मांग, साथ ही सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की मांग की गई। कोटद्वार संघर्ष समिति की ओर से बंद का आह्वान किया गया था। समिति ने कहा कि जब तक जनता की मांगों को माना नहीं जाता है, इसी तरह से आक्रोश जनता दिखाएगी। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक और इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर के बीच विवाद हुआ, पर एक्शन पहले विधायक पर होगा या डायरेक्टर पर, इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है और कहां पेच फंसा है, आपको दिखाते हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर आपस में भिड़ गए हैं। कौन गलत है कौन सही, ये तो जांच और वक्त बताएगा। पर बहस विधायक के व्यवहार और अफसर के एटीट्यूड को लेकर शुरू हो गई। एक दिन पहले बीजेपी ने गवर्नर से विधायक मदन बिष्ट की शिकायत का प्रोग्राम कैंसिल किया, पर अब वही बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने विधायक पर कार्रवाई करे, तो कांग्रेस विवाद के लिए डायरेक्टर को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो मानते हैं कि विधायक ये मुद्दा विधानसभा में उठा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हरीश रावत मदन बिष्ट का बचाव कर रहे हैं, उनके इस कृत्य पर मोहर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको तो कड़ाई के साथ अपने एक एक विधायक को संदेश देना चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार ये कम से कम लोकतंत्र में कोई स्थान रखता नहीं। अब मैं उस आचरण को सही तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सही चीज सही जगह पे होनी चाहिए थी। विधानसभा में मामला उठाते, पत्राचार करते, कंप्लेंट करते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन अधिकारी का व्यवहार भी एक लिहाज से अच्छा नहीं लगा। वो वीडियो बनाने के लिए पहले से तैयार कैसे बैठे थे। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य जैसे सीनियर नेता इस घटना के लिए अफसरशाही के रवैये को वजह मानते हैं और पार्टी विधायक के साथ खड़ी है। वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह विवाद पर सरकार डायरेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन लेगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक सरकार थानेदार नहीं है, केस दर्ज है और आगे काम पुलिस को करना है। सरकार थानेदार तो नहीं है ना, सरकार थानेदार थोड़ी है भाई। FIR हो गई है, उसमें FIR होने के बाद वो कानून अपना काम करेगा। विधानसभा की पीठ से भी अभी निर्णय हुआ है कि अधिकारी सभी जनप्रतिनिधियों के फोन आवश्यक रूप से उठाएं, उन्हें मान्यवर कह के संबोधित करें और जब वो उनसे मिलने जाए तो कुर्सी से खड़े होकर उसको स्वागत करें। गलती किसकी थी और विवाद क्यों हुआ, ये अब पुलिस की जांच के बाद साफ होगा। पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जांच से पहले सामने वाले पक्ष पर एक्शन चाहते हैं। भारती के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
पिथौरागढ़ के मुख्य कृषि अधिकारी सवालों में आ गई हैं। स्थानीय निवासी ने इसे लेकर शिकायत की है, जिसमें बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया गया, जिसके बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री ने महानिदेशक को कार्रवाई के लिए कहा है। रितु टमटा हैं पिथौरागढ़ के मुख्य कृषि अधिकारी। खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। ऋषिकेश के खदरी श्यामपुर में एक हाथी ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। किसान रात भर जागकर फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। हल्द्वानी के मोटा हल्दू और हल्दू चौड़ में एक बार फिर हाथी सक्रिय हो गए। हाथियों का झुंड आए दिन किसानों के खेतों में दस्तक दे रहा, फसल बर्बाद कर रहा। बद्रीनाथ धाम में लगातार मास्टर प्लान का विरोध किया जा रहा है। 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन जारी है। चमोली में तेज बारिश के चलते पागल नाले के पास सड़क पर मलबा आ गया, जिससे कई घंटे हाईवे बाधित रहा। हल्द्वानी के लालकुआं में सुबह एक निजी स्कूल की बस पलट गई। हादसे में 5 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। ड्राइवर के शराब के नशे में होने का आरोप लगा है। देहरादून के दून अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नए जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, ताकि आम लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सके। कोटद्वार में नदियों में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगा। डीएम ने इसके लिए सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर चमोली में बीजेपी जिला महिला मोर्चा ने सम्मान कार्यक्रम रखा, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उत्तरकाशी में सरकार जनता के द्वारा सभी कार्यक्रम के तहत जेमर गांव में चौपाल का आयोजन किया गया और इसमें अधिकारियों ने जनता की समस्याओं का तत्काल निपटारा किया। बागेश्वर में ऋषि पंचमी के मौके पर नाग मंदिर में भव्य मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ झोड़ा चाचरी का भी आयोजन किया गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और 33% महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद विधानसभा की 70 सीटों वाले उत्तराखंड की सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सत्ता में बढ़ती भागीदारी से महिलाओं में बिल को लेकर उत्साह बना हुआ है। उत्तराखंड में 2022 के आंकड़ों के अनुसार 81 लाख से अधिक वोटर्स हैं। इनमें पुरुष और महिला वोटर्स का वोट शेयर लगभग बराबर है। बावजूद इसके महिलाओं की सत्ता में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा न के बराबर रही है। उत्तराखंड में 2002 से लेकर अभी तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 2022 में 7 महिला विधायक चुनकर आई, जो कुल सीटों का करीब 5% बैठता है। ऐसे में अगर महिला आरक्षण लागू हुआ तो तस्वीर सिरे से बदल जाएगी। तरीके की जो डायनेस्टी डॉटर्स हैं या डायनेस्टी लेगेसी जो आपकी चल रही है, उस पे लगाम लगेगी महिला आरक्षण बिल के 33%, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है। तो आप 33% सीधे परिवारों से नहीं ले सकते। सिस्टर विधायक वाली उत्तराखंड विधानसभा में 23 महिला विधायक होंगी, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम भी बदल जाएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तराखंड में युवाओं में खासा उत्साह है। बीजेपी की युवा नेत्री नेहा जोशी का कहना है कि उत्तराखंड का जन्म ही मातृ शक्ति के संघर्षों की बदौलत हुआ है, लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पाया। लेकिन अब उन्हें लीडरशिप करने का भी मौका मिलेगा। देखिए, मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जन्म महिलाओं ने ही उसको जन्म दिया और जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारियां राजनीति में होनी चाहिए थी, अभी भी विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में उतनी नहीं बढ़ी है। तो महिला आरक्षण बिल की जरूरत जैसे पूरे देश को थी, वैसे उत्तराखंड को भी थी। महिला आरक्षण हमारे दोनों सदनों में भी लागू होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो एक लीडरशिप ग्राउंड से तैयार होकर आ रही है, उनको इन दोनों सदनों में भी नेतृत्व मिलेगा। तो 2012 के उपचुनाव में पहली बार माला राज्यलक्ष्मी शाह सांसद बनी थी। माला राज्यलक्ष्मी शाह आज भी उत्तराखंड से पहली और अकेली महिला लोकसभा से सांसद हैं। लेकिन देश के साथ ही उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की तस्वीर भी बदल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
अभिनेत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया और कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने नारी शक्ति को पहचाना। बहुत खुश हूं और इस बात के लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूं कि फाइनली हम उस औरत को, जिसको हम यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता बोलते हैं, कहते हैं और मानते हैं, आज वो समय आ गया है कि उस औरत की कैपेबिलिटीज पे भरोसा किया जा सके और उसको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, उसको एक बेहतर अवसर का मौका दिया जा सके। पहाड़ों में मेले धार्मिक आस्था और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ ही आज भी मनोरंजन का बेहतरीन जरिया बने हुए हैं। पहाड़ वासियों के लिए इन मेलों का महत्व रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। आस्था और मनोरंजन को खुद में समेटे मोस्टा मानू के मेले में आपको लिए चलते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, वहीं मोस्टमानू मेले में लोगों का उमड़ा जनसैलाब मेलों को लेकर जुनून बयां करने के लिए काफी है। सदियों से पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा मोस्टा देवता का ये मेला धार्मिक आस्था का पर्याय है। मोस्टा देवता को यहाँ लोग बारिश के देवता यानी वरुण देव के रूप में पूजते हैं। मान्यता है कि सूखा पड़ने पर मोस्टा की आराधना होने पर हर हाल में बारिश होती है। मोस्टा देवता को नेपाल से भारत के इस हिस्से में सदियों पहले लाया गया था और तभी से ये मेला हर साल आयोजित होता है। तो जब भी कभी बारिश नहीं होती है या सूखा पड़ जाता है तो ये छपट्टी सोर बोलते, पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है। उस एरिया से चारों तरफ से आपका हवन सामग्री इकट्ठा की जाती है, दक्षिणा आती है, जो यथाशक्ति जौ तिल सब कुछ आता है। हवन होती तो 101% बारिश होती है। मोस्टमानू मेले का मुख्य आकर्षण है मोस्टा देवता का ये डोला, जिसे कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रहती है। मान्यता है कि जो भी इस डोले को कंधा देता है उस पर मोस्टा की कृपा हर वक्त बनी रहती है। हर साल भादो महीने की पंचमी के दिन मोस्टा देवता का डोला निकलता है, जिसके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मेले में ये भारी पत्थर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोगों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से मोस्टा के दरबार में आता है, सिर्फ वही इस भारी पत्थर को उठा पाता है। मेले का आकर्षण अब इस कदर बढ़ गया है कि विदेशी भी यहाँ पहुँचने लगे हैं। No, it's very interesting to come here and see. It's something very different from what I'm used to, so it's very interesting to see and beautiful. हर साल जब मैं आती हूँ, एक वो जो होता है वाइब वो हमेशा बनी रहती है। एकदम जो मौसम होता है वो यहाँ के बदल जाता है। इवन जो फॉरेनर लोग हैं वो भी इंजॉय करने आ रहे हैं इस चीज को, और जो लोकल्स हैं उन्हें काफी मजा आ रहा है, ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी बढ़ चुकी है इस साल से। ये मेला पहाड़ के कृषि जीवन को तो दर्शाता है, साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को भी बयां करता है। आधुनिक चकाचौंध में जहां लोग अपनी जड़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, वहीं पहाड़ों में मेले पर्वों पर उमड़ा ये जनसैलाब ये साबित करता है कि लोगों के लिए इनका महत्व आज भी बरकरार है।